तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये बेहतरीन मॉडल पेपर आप लोगों के लिए है और इसको आप पूरा का पूरा देखना। एक से लेकर के लास्ट तक का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 60 नंबर का, ये आपका सब्जेक्ट का पेपर है, एसएसटी का रीट मुख्य परीक्षा के लिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। आप देखो, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। हम डेली आपके लिए पेपर बना रहे हैं। आप जैसे तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ में पेपर निकालते जाइए। आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं, आपका स्कोर जो है ना ऐसा पहुंच जाएगा कि आपकी रैंक आएगी। सिलेक्शन नहीं होगा, बढ़िया वाली रैंक आएगी आपकी 100 के अंदर अंदर। पर आपको क्या करना है ना, रोज़ाना पेपर निकालने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों के स्कोर में है ना इजाफा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपका जो डेली रूटीन है उसमें ये पता लग जाएगा आपको कि अपनी तैयारी हो रही है तो अपन कितने नंबर ला सकते हैं आज की डेट में। तो सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें मैटर करती है इसमें। तो आपको डेली निकालना चाहिए कम से कम एक पेपर, तो डेली नहीं तो 2 दिन में एटलीस्ट निकालना चाहिए। चलिए, तो एक देखिए आप, पहला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यस, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो, संविधान सभा है ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार होता है उसके आधार पर, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नहीं था ये। राइट। देखो, संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य थे टोटल की। अगर हम बात करें तो टोटल ये थे ना, इनके अंदर से 292 जो सदस्य थे ना वो थे ब्रिटिश प्रांतों के, जो प्रतिनिधि थे वो थे ना ब्रिटिश प्रांतों के। इसके अंदर से 4 जो थे वो थे चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से, और दोस्तों इसके अलावा 93 जो थे ना वो थे देशी रियासतों से संबंधित। ठीक है। अब देखो, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मोस्टली मुस्लिम, सिख और साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, और संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो 2 नंबर का प्रश्न, बताओ मुझे मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, बताइए। पिछले मॉडल पेपर में मैंने आपको ये बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें एक्सप्लेन में बताया था मैंने आपको कि जो मूल संविधान है किसके द्वारा लिखा हुआ है। हाँ, देखो, भारत का जो संविधान है ना उसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर लिखी हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल प्रति क्या हिंदी में ही है क्या अंग्रेजी में ही है, तो फ्रेंड्स आप याद रखना दोनों के अंदर है। ठीक है, दोनों में है। इसके अंदर टाइपिंग और प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर आप कहेंगे सर क्या है, तो फिर सीन तो हस्तलिखित दे दिया ना, यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर। दोनों ही भाषाओं में संविधान की जो मूल प्रति है उसको प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखी गई है। अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही बंदे ने इंग्लिश में भी लिखा है और एक ही बंदे ने हिंदी में भी लिखा है, दोनों में। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी हुआ करता था, कैलीग्राफी। इनको 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल किया था। मैं आपको पेन होल्डर निब के बारे में बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। आईएएस वगैरह के इंटरव्यू वगैरह के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खैर आप उसको छोड़ दीजिए। इसके अंदर 6 महीने लगे थे इनको लिखने के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए, संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, बताओ। एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक ओनली गणराज्य। तो आई थिंक सभी के उत्तर का इंतजार मैं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है सब लोग लंबी लाइन टिका रहे हैं, क्यों भाई। हाँ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको रीड की तरह नहीं करना है। वहाँ तो माइनस मार्किंग नहीं थी, अब यहाँ पर तो आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है, तो बच के रहना भैया। थोड़ा अच्छे से तैयारी करो ताकि एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे, कंफ्यूज होने की स्थिति ना आए। कन्फ्यूजन की स्थिति में हमारे सवाल गलत होते हैं, सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्टेबल होना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना, मूल संविधान की प्रस्तावना के अंदर है ना समाजवादी, राइट, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, ठीक है, ये शब्द नहीं थे। ये जोड़े गए थे 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था ना संविधान के अंदर 1976 के अंदर। इसके अंदर
प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 200 ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द है दोनों के दोनों, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में प्रेम्बल के अंदर। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। चलो देखो, तो बताइए 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो ये हमारे आर्टिकल 32 के अंदर वर्णित है ना, है कि नहीं है? यस सर। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है हमारा, ये आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक है कि नहीं है? बिल्कुल सर है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमारे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक है। फिर आप कहेंगे सर बाकी के मूल अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स एक तो है ना समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। दोस्तों आजकल है ना पॉलिटी बहुत ही हार्ड आ रही है, आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर, दिमाग खराब कर दिया होगा, लेकिन अपनी पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं गया था। इसी वजह से आपको अभी ये रीट मेंस के लिए भी 11,111 क्वेश्चन की पीडीएफ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन है उसमें, ये मान एजुकेशन ऐप पे आपको मिलेगी। तो समानता का अधिकार हो गया। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अपना 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है भाई। तो समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया। एक आपने नाम सुना ही होगा, पढ़ रखा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स ये है आपका 23 से लेकर के 24। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का हो गया, संस्कृति संबंधी शिक्षा का हो गया और संवैधानिक उपचारों का हो गया। ये 6 मौलिक अधिकार आप याद रखिएगा। चलो 5वां देखते हैं अपन क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा 32 नंबर का, डी ऑप्शन हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अपना आर्टिकल नंबर 32 और 33 के अंदर है। भारत के संविधान के आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का क्या कहा है, हृदय और आत्मा, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनके लिए एक प्रभावी कार्यविधि प्रतिपादित करता है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिवृत्त कराने के लिए समुचित कार्यवाही का एक उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसमें आवेदन करने का आधार प्रदान किया जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का देखिए, गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, बताओ। देखो नीति निर्देशक तत्व है ना भारत के संविधान के 3 सिद्धांतों पर आधारित है। 3 सिद्धांत, एक तो है समाजवादी, इनको आप रट लेना भाई। एक तो समाजवादी सिद्धांत है जिसके अंदर आर्टिकल 38, 39, 41, 42 और 47 ये आर्टिकल आएंगे इसमें। एक आता है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स गांधीवादी सिद्धांत के अंदर आर्टिकल आएगा 40 और 43 और 46, 47 और 48 ये आएंगे। इसके अलावा एक आएगा अपना उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसके अंदर आर्टिकल आएगा 44, 45, 49, 50 और 51। ये 3 याद रखिएगा। क्या नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नीति, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को, इसको याद करना है। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, याद हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। हाँ, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा 38 हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है भाई। ऐसा संबंध बता रहा है ना, तो गांधी जी संबंधी तो मैंने आपको क्या क्या बताए, 40, 43, 46, 47 और 48। तो देखो 43 आ गया, यहाँ पे आ गया ना, और आपका 40 भी आ गया, 48 भी आ गया। तो
ये तीनों तो गांधीवादी सिद्धांत हैं, ये नहीं है, तो ये कौन सा है, समाजवादी सिद्धांत में आएगा। ये समझ में आया। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। देखो इसके अंदर एक तो हमारा जो पहला ऑप्शन है AR अंतुले, ये रहे हैं। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे SS रे ये भी रहे हैं, और इसके अलावा हरिदेव जोशी नहीं रहे, CM स्टीफन भी रहे हैं। मतलब 1, 2 और 4 हमारा इसका उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, बताना जरा। एक तो आपको ये पता लगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 के तहत, 52 नंबर के आर्टिकल में ये है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। बता दो उत्तर क्या होगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स 8वें नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होंगे ना, वो वाले सारे। इसके अलावा दिल्ली एंड जो पांडुचेरी है, पुदुचेरी जिसको हम बोल सकते हैं, आजकल नाम चेंज हो गया इसका, तो पुदुचेरी, इनके भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो राष्ट्रपति के केवल निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। मनोनीत फिर उपराष्ट्रपति के में लेंगे, राइट। 70वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 70वां संविधान संशोधन, उसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के अंदर भाग लेंगे चुनावों के अंदर, तो वो इसमें है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9 नंबर का, बताओ क्या उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है, बताइए। देखो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, और वो आर्टिकल है 63 नंबर का। इसमें कहा गया है कि एक क्या होगा, उप राष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा राज्यसभा, बी ऑप्शन से ही उत्तर करेंगे। और इसकी जो बैठक होंगी उनका सभापतित्व भी राष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति ही करेगा। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तब राज्यसभा का कोई उपसभापति होता है ना, वो लेगा। मतलब उस सदन का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो वाला। यदि उपराष्ट्रपति बीमार हो जाए, अन्य कोई कारण हो जाए, उस असमर्थता की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति के पद को वहन कर सकता है भार को, मतलब सबसे एज वाला ज्यादा उस सदन के अंदर, वो। ठीक, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 नंबर का, बताओ प्रधानमंत्री शासन प्रणाली जिस प्रकार की सरकार की अभिव्यंजना देती है, उसमें प्रधानमंत्री सीधा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार का नेतृत्व करता है, या फिर प्रधानमंत्री राज्याध्यक्ष होता है, या फिर प्रधानमंत्री समानों में प्रथम नहीं होता किंतु उनका प्रमुख होता है। राइट, चलो तो देखो प्रधानमंत्री जो है ना, शासन प्रणाली जिस प्रकार की सरकार की अभिव्यंजना देती है, उसमें प्रधानमंत्री समानों में प्रथम नहीं होता परंतु उसका प्रमुख होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन का 10 नंबर का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 11 नंबर देखिए, भारतीय संसद से क्या मतलब समझते हो आप, बताओ। ऑलराइट, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, देखो भारत की संसद, राष्ट्रपति, संसद का उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हैं इसको अपन, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो निम्न सदन है हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, इनसे मिलकर के बनती है, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 79 के अंदर बताया गया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानना है आपको, तो पहचानिए आप जरा से फटाफट, सही समूह कौन सा हो सकता है इसमें। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही समूह है वो है आपका साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जी हाँ, देखो
राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इसके कुल सदस्य जो है ना अधिकतम 250 होते हैं। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें से संघ राज्य क्षेत्रों और जो राज्यों संबंधित हम बात करें तो 238 संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से, और राष्ट्रपति के द्वारा 12, साहित्य कला वगैरह इनसे आर्टिकल नंबर 80 के अकॉर्डिंग। बट ये प्रोसेस जो है अब खत्म है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में हम बात करें तो न्यायपालिका की बात कर सकते हैं अपन। न्यायपालिका सर्वोच्च एवं अन्य जो न्यायालय हैं वो मानेंगे, उनको स्वीकार किया गया है। किंतु जो उपरोक्त विकल्प हैं इनके आधार पर अगर हम बात करें ना तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प माना जाएगा हमारे लिए। अब देखो, न्यायपालिका तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता तब हम करते, लेकिन अब इनको संभालने के लिए तो ये व्यक्ति होता है ना मेन, तो यही हम इसमें आंसर करेंगे। आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर जो है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बताओ मेरे को, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं, फटाफट से बता दो। लोकतंत्र के 2 रूप बता दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र के जो 2 रूप है ना वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सो इसमें आंसर होगा हमारा बी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप कहेंगे सर क्या होता है इसका मतलब। देखो, जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है ना, नीति निर्धारण और जो कानून होते हैं वो बनाती है, और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं नियुक्ति पर उनके नियंत्रण करती है, और उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे हम। आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं। जब प्रभुसत्तावान जनता खुद स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना करके अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से करती है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे हम। तो हम यही तो करते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। थैंक यू भाई सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच। लाइक का बटन भी दबा दो। हाँ, सभी लोग कोर्सेज ज्वाइन कर लेना। आज तो बड़ा अच्छा दिन है, अच्छा ऑफर चल रहा है। आप मानो मार्केट जाके आए, तुम्हारा पेट्रोल जल जाता है। इतने से रुपए के अंदर आज आपको कोर्स मिल रहा है मान एजुकेशन ऐप पे रीट मुख्य परीक्षा के लिए। तो देरी मत करना, क्लास के जस्ट बाद में आपको जरूर से ले लेना, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आर्टिकल 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ना हमें ये बताता है कि ऐसे विदेशी राज्य क्षेत्र जो संविधान के आर्टिकल 1 का 3 और 3 का भी गए, ठीक है, इसके तहत अर्जित किए जाने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र का अंग बन जाते हैं ना, तो आर्टिकल जो 2 है इसके तहत विधि बना करके संघ में शामिल किया जा सकता है और राज्य भी स्थापित किए जा सकते हैं बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें फटाफट। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सबसे पहले खुदाई की गई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखो, मैं आपकी थ्योरी बेसिस क्लासेज भी करवा रहा हूँ तो आप लोग उनको जरूर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मुख्य परीक्षा SST का जो पूरा कोर्स है आपको मान एजुकेशन ऐप पर थ्योरी बेसिस पे भी करवा रहा हूँ मैं, तो वो ऑनलाइन आप जरूर उसको डेली क्लास ले लिया करो आप, ठीक। चलो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हड़प्पा के टीले का सबसे पहले जो उल्लेख है ना वो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। फिर हम बात करें 1912 की 1912 की, तो इसके अंदर एक व्यक्ति आए JF प्लिट। इन्होंने यहां से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका के अंदर एक प्रकाशित किया था लेख, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं 1853 और 1873 के अंदर ये जो 2 सन है इनमें इसका सर्वेक्षण करके कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की गई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी, बताओ। नाल, सुतकांगेडेर, रंगपुर और कोटडीजी। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, सुतकांगेडोर जो है ना ये बलूचिस्तान में, मैंने आपको बताया था। यस,
कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान का जो अरब सागर वाला पार्ट है उसके पास में स्थित है ये। व्यापारिक स्थल है, हड़प्पा की संस्कृति और बेबीलोनिया के बीच में एक व्यापार का अहम भूमिका निभाया करता था। 18 में देखिए, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी, किंतु वेद में विदत का उल्लेख सबसे पहले आया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए कौन से में आया? देखो, समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान होता था। यह सभा से बड़ा जनता की एक संसद मानी जाती थी। अथर्ववेद में इसलिए इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए स्थापित विदत संस्था का ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख हुआ है भाई साहब, 22 बार ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, इसका उत्तर वैदिक काल के अंदर भी अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर। 19 देखिए अब आप, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? देखो, महाजनपद तो आपने पढ़े होंगे, रीट एग्जाम जो हुआ था आपका पात्रता परीक्षा उसमें भी थे ना। तो 16 महाजनपद और 10 गणराज्य है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 16 महाजनपद जो थे उनके अंदर से 15 तो थे उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, उत्तर भारत में, और एक जो था जिसका नाम क्या था? अश्मक। अश्मक आपका दक्षिण भारत के अंदर था। तो ये अश्मक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। 10 गणराज्य और 16 महाजनपद। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति यानी कि जीवन मुक्त, इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में बता दो, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों है आपके सिलेबस के अंदर। देखो, आपने परीक्षा के अंदर तैयारी तो करी रखी है, अब ऐसे एसटी वालों को तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने रीट में भी लगभग सिलेबस आपके सेम था। कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, बाकी तो लगभग समान था। तो बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा अरहत, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, वर्धमान महावीर को जैनी नाम से भी जाना जाता था। इनका एक और नाम था जैनी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जैनी, या फिर आप जैना भी कह सकते हो, जैना ज़्यादा मिलता है। तो जैना शब्द के बारे में हम बात करें ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जैना का मतलब अगर हमसे पूछे, जैना का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, विनर। प्रेम और घृणा, सुख और दुख, आसक्ति और विरक्ति जैसे मोह भाव पर विजय प्राप्त करने, और ज्ञान, अवलोकन, सत्य, क्षमता, इन सबको निस्तेज करने वाले कर्मों से आत्मा को मुक्त करने हेतु जैना कह सकते हो उस व्यक्ति को। कठोर तपस्या करी थी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बताओ आप उत्तर क्या होगा इसमें? निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कहाँ हुई, उसके बाद में कहाँ हुई, उसके बाद में कहाँ हुई, फटाफट बता दो। यस, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, अगर याद आ रहा हो तो राजगृह हो जाएगा, फिर वैशाली में हो जाएगी। तो मैं 1 2 3 कर देता हूँ इनको। पहली बार यहाँ हुई, दूसरी बार वैशाली में हुई, तीसरी बार पाटलिपुत्र के अंदर होती है, और चौथी बार आपके कुंडल वन के अंदर होती है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद में जो मगध के नरेश थे, अजात शत्रु जो थे ना, उनके अंदर, उनके टाइम पीरियड के अंदर राजगृह के अंदर, राजगीर भी बोल सकते हो, एक सप्तपर्ण गुफा है, वहां पर हुई थी। अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में भाई? कालाशोक के समय में। तो कालाशोक की मृत्यु जब हो गई थी ना, तो मृत्यु तो ये वैशाली में हुई थी, मतलब बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी कालाशोक के टाइम में 100 वर्ष बाद में, वहीं पर हुई थी। ठीक है, वैशाली के अंदर। फिर अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ठीक है, सम्राट अशोक के शासनकाल के अंदर, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के अंदर। आप कहेंगे सर एक कालाशोक और अशोक अलग अलग थे क्या? यस, ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग शासक हुए हैं ये। ठीक है, और इस तीसरी जो बौद्ध संगीति थी, इसका अध्यक्ष था मोगली पुत्तिस्त। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोगलीपुत्तिस्त। ठीक है भैया, चलो। और जो चौथी बौद्ध संगीति है, कुंडल वन के अंदर हुई थी, कनिष्क के शासनकाल के अंदर। किसके शासनकाल में? कनिष्क के टाइम पीरियड के अंदर। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता वास्तु जो मित्र है उसने करी थी, उपाध्यक्ष अश्वघोष था, वसुमित्र। ठीक है भाई, चलो। तो इस क्वेश्चन में हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 देखिए,
अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, बता दो। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड्स ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे चाणक्य। क्या थे भाई? चाणक्य थे। कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु गुप्त जी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करते हैं ये, और जिसका मुख्य विषय भी राजनीति ही था। अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताइए? यस, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर और मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन। मोहम्मद गोरी जो है ये मध्य एशिया के गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। अपने भारत अभियान के अंदर है ना, इसने 1178 ईस्वी के अंदर गुजरात के भीमदेव द्वितीय और 1191 के अंदर तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, तराइन का जो फर्स्ट वॉर होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं। लेकिन जब तराइन का सेकंड युद्ध होता है, तराइन का सेकंड युद्ध जब होता है ये आपका 1192 के अंदर, तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। फिर अगर हम बात करें 1206 की, 1206 में जब मोहम्मद गोरी पंजाब के अंदर एक विद्रोह होता है जिसको हम कह सकते हैं खोकर विद्रोह। किस किस ने सुना है खोकर विद्रोह का नाम? तो खोकर विद्रोह को दबा करके वापस लौट रहे थे, उसी टाइम में झेलम नदी के किनारे एक खोकर के अंदर गिर करके इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, चलो 24 में देखते हैं आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी, बताओ? आगरा नगर की स्थापना, दोस्तों आगरा नगर की जो स्थापना है ना, ये सिकंदर लोदी ने करी थी। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। लोदी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी थे और 1504 के अंदर यमुना नदी पर आगरा की स्थापना करी और दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी इन्होंने बनाया था। 25 देखो, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में हैं, बताओ? फारसी, उर्दू, अरबी और तुर्की। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसने अपनी जीवन संबंधी जो भी घटनाएं हैं ना, उनको एक ग्रंथ के अंदर लिख दिया था, खुद नहीं। इसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आपने सुना होगा, कई जगह देखा होगा, तुजुक बाबरी। ठीक है भैया, या फिर आप इसको बाबरनामा भी कह सकते हो, बाबरनामा। ये किताब तुर्की भाषा के अंदर लिखी हुई है, राइट? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किंतु तुर्की जो है ना, मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि ये सम्मान फारसी के अंदर ही मिला करता था इनको। चलो जी, आपका 26 नंबर का प्रश्न क्या है? अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? चंद्रबरदाई हो, सूर्यमल मिश्रण हो, अबुल फजल था या फिर तानसेन था, बताइए। अकबर के जो 9 रत्न थे उनको मैं बता दूं आपको। एक तो आपने सुना होगा तानसेन। तानसेन जी तो काफ़ी फेमस है। तानसेन क्या थे? संगीत सम्राट थे ये कोई जगह के सम्राट नहीं थे, बल्कि ये अपने आप में एक सम्राट थे, संगीत के सम्राट थे। एक थे बीरबल, है ना भाई? बीरबल क्या थे? इनको महेश दास भी तो कहा जाता है, इनका नाम महेश दास था मूल रूप से। तो ये वाक्पटुता के अंदर काफ़ी फेमस थे। वाक्पटुता के अंदर कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। एक मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। तो मान सिंह आमेर के शासक थे, आमेर के शासक। भारमल के हकीम हुकाम, रसोईघर के प्रधान, यही थे। ठीक है, एक था टोडरमल। तो टोडरमल जी क्या थे? जाप्ती प्रथा के जन्मदाता इनको माना जाता है। जाप्ती प्रथा का जन्मदाता। इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति का नाम था मुल्ला दो प्याजा, है ना? प्याज खाने के लिए प्रसिद्ध था ये, इसके लिए प्याज खाने के लिए फेमस था, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, दो प्याजा। ठीक है। एक अबुल फजल, है ना? अबुल फजल, अबुल फजल क्या था? अकबर का मुख्य सलाहकार था। कवि भी था। एक था फैजी। फैजी कौन था? अकबर का राजकवि था।
और एक था अब्दुर रहीम खान खाना। ये क्या था? ये भी काफी हिंदी साहित्य का विद्वान था। तो भाई लोगों, मैंने आपको नो के नो बता दिए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हुई क्या? तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी और अबू रहीम खाने खाना। गिनती तो नहीं भूल रहे? 4, 5, 6, 7, 8। कौन रह गो रे आमासु? ठीक है। हाँ, उसका नाम नहीं लिखा अपन ने। यहाँ लिख देता हूँ मैं 9 नंबर में। फ़कीर अजीओ दिन। फ़कीर अजीओ दिन। अजीओ दिन ये भी बादशाह के नुरतनों में ही था, जिन्हें धर्म से जुड़े हुए मामलों से संबंधित जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर मानसिंह भी तो थे राजस्थान से संबंधित, तो लेकिन वो कवि नहीं थे ना, और ना ही यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन के अंदर है। अबुल फजल हमारा आंसर आएगा। अकबर ने 1575 के अंदर है ना, इनको अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। और कहा तो ये भी जाता है कि इनके दरबार में शामिल होने के बाद ही अकबर और ज़्यादा उदार हो गए थे। 27 देखिए, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें सही आंसर हमारा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर होगा बयाना, ऑप्शन नंबर डी। 16 फरवरी 1527 का दिन था। सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने हार का बदला लेने के लिए सांगा के ऊपर फिर से एक आक्रमण किया था, और बयाना की विजय के बाद में सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़ करके बुसावर से होकर के सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा था, और बुसावर में लगभग वो 1 महीने तक ठहरा था। लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में काफ़ी उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का टाइम मिल गया था 1 महीने के अंदर। फिर वो जीत गया था बाद में। फिर चलिए 28 देखिए, आप बताइए उत्तर क्या होगा। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि हुई थी 1665 के अंदर, बताओ ये करने हेतु विवश करने वाले शासक का नाम क्या था? पुरंदर की संधि 1665 में हुई, और ये इनको मजबूर करने वाले शासक का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, या फिर इनको आप कह सकते हो जयसिंह प्रथम, इनको ही जयसिंह प्रथम कहा जाता है। ठीक है, 1621 के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बनते हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी। उनका नाम था, एक का तो जहांगीर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। एक का नाम था शाहजहां, एंड फ्रेंड्स एक का नाम था औरंगजेब। कई बार पूछ लिया गया है ये प्रश्न। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी। ठीक है, चलो, तो पुरंदर का घेरा डालकर के मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया था जून 1665 के अंदर। ठीक है, और जयसिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मिर्जा राजा की उपाधि दे दी थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का। 1191-92 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते ही हैं। उनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। डी ऑप्शन होगा। चौहान वंश का काफ़ी फेमस शासक था। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर 1191 के अंदर इन्होंने इसको हरा दिया था। 92 में ये हार गए थे, मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे 92 के अंदर, दूसरे तराइन के युद्ध के अंदर। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण था कन्नौज के एक शासक थे जयचंद। जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, उसके प्रेम संबंधों को ज्यादा इसका कारण माना जाता है। 30 में देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? चंपारण, सूरत, दांडी या फिर वर्धा? तो फ्रेंड्स इन्होंने शुरू किया था चंपारण से, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो, दक्षिणी अफ्रीका से जनवरी 1915 के अंदर भारत लौटे थे ये। ठीक है,
तो इन्होंने अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के अंदर चंपारण जिला है उसके अंदर 1917 के अंदर किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्यताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। 3 जनवरी, 3 मई, 4 अगस्त और 4 जुलाई। सबसे ज़्यादा गलत करने वाला क्वेश्चन यही बनेगा आज की क्लास में आपका, है ना भाई। कौन कौन गलत कर रहा है? सर्कुलर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। यानी कि पृथ्वी वर्ष में एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाती है। 3 जनवरी को पहला ऑप्शन हो जाएगा। कितने पास आप कहेंगे सर बताना? 9.13 करोड़ मील। गुरुजी का यूँ करना ही चाहिए लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, अतरी करने ज़्यादा ही करने हो, लेकिन देख लो आप सर्वाधिक पास में है ये तो, अब इससे ज़्यादा ही है बाकी तो इस स्थिति को है ना दोस्तों, ये जो स्थिति बनती है ना ये आपकी 9.3 करोड़ मील वाली, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक आती है तो उस स्थिति को एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपसौर के नाम से जाना जाता है, उपसौर के नाम से। ठीक है, यस। इसके विपरीत अगर हम बात करें ना तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर रहती है। कितना? 9.45 करोड़ मील या फिर 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो अपसौर और आपको उपसौर, इन दोनों के बीच में फर्क पता लग गया ना। चलो अगला देखते हैं अपन 32 में। देखो, एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है उसके बारे में बताइए। कितने डिग्री एक स्थान की सही अक्षांश स्थिति? यस, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखो, अक्षांशों को सामान्यतः ग्रीक भाषा के अंदर अक्षर फाई से प्रदर्शित किया जाता है और ये विषुवत रेखा से या तो उत्तर में होंगी या तो फिर दक्षिण के अंदर होंगी। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं वही तो 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, जो कि केंद्र बिंदु होते हैं। ये प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व के अंदर और पश्चिम के अंदर 360 डिग्री देशांतर होते हैं। यानी कि सभी विकल्पों में हम बात करें तो 45 डिग्री दक्षिण वाला ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग कितना? महासागर की बात कर रहे हैं पृथ्वी पर 3/4 है ना, मतलब 71% है तो 3/4 हो गया आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, इसका 97% जो पानी है पृथ्वी का वो आपका समुद्रों में है और पृथ्वी का केवल जो 3% जल है ना वही पीने के योग्य है, इस्तेमाल करने योग्य है। हमारे द्वारा उपयोग जल पृथ्वी की सतही जल का कुल मात्रा का 0.5% उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उस नदी का नाम आप बता दीजिए मेरे को जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है। बताओ बताओ। गुड दोस्तों, उसका नाम है सीन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सीन नाम है उसका। ये उत्तरी फ्रांस के अंदर है और ये फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, दूसरे नंबर की। आप कहेंगे सर पहली कौन सी है? पहली का नाम है लोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा के बारे में पढ़ा है तुमने? कहाँ चलती है ये? अगुलहास धारा जो है ना दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा है। ठीक है, कौन सी है? गर्म जल धारा, हॉट वेव है ये। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है, यानी कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जो हिंद महासागर धारा है उसकी एक शाखा मोजाम्बिक चैनल का नाम सुना होगा तुमने, उससे होकर के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और इसे मोजाम्बिक धारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36। बताइए, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो गया? कितने नंबर का क्वेश्चन चल रहा था ना? ये रहा। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण बताओ। फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तीसरा ऑप्शन। ठीक है भाई, यस।
देखो, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल जो होते हैं, अभिकेंद्रीय बल और केंद्रोन्मुखी बल, और जो अपकेंद्रीय बल है, उनके परिणाम स्वरूप होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख होता है, कल भी मैंने आपको समझाया था, पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख होता है वहां चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रों प्रसारित बल की अपेक्षा ज्यादा मात्रा होती है उसकी, ठीक। और ये बिल्कुल उल्टा इधर। चलिए 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? फ्रेंड्स, उसका नाम है दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें सही उत्तर। देखो, महाद्वीपों की जो माध्य ऊंचाई है, एवरेज एलिवेशन, इसकी बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की हाइट की हम बात करें तो 1846 मीटर। एशिया जो महाद्वीप की हाइट हम देखें तो वो है दोस्तों 923 मीटर। उत्तर और जो मध्य अमेरिका महाद्वीप है उसकी 720 मीटर। अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 585 मीटर। ये आपको डेटा मिलेगा नहीं कहीं पर भी, मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ये। और जो दक्षिणी अमेरिका हमने छोड़ दिया, दक्षिणी अमेरिका, इसका 554 है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया की हाइट है 308 मीटर, और यूरोप की हाइट फ्रेंड्स आपसे पूछ ले तो वो है 302 मीटर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित किसके द्वारा करी गई थी? महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना फ्रेंड्स वेगनर के द्वारा, बी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जर्मन वैज्ञानिक थे ये। इनके अनुसार महाद्वीप क्या है ना, एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे पहले, और ये भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, ठीक है। ये भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, और इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया, और जो बड़ा महासागर था इसको पैंथालासा इन्होंने कहा, ठीक है। चलो 39 देखिए, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है, बताइए। देखो, स्थायी गैसें जो होती है ना, वो जिनकी प्रतिशत मात्रा दिन प्रतिदिन नहीं बदलती है, वो स्थायी गैसें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, स्थायी गैस आपसे पूछ रहे तो हम नाइट्रोजन को स्थायी गैस कह सकते हैं, नाइट्रोजन चेंज नहीं होती है। ऑक्सीजन को हम स्थायी गैस कह सकते हैं, ऑर्गन को हम स्थायी गैस कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले स्थायी गैस नहीं है या फिर स्थिर गैस नहीं है, तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अस्थायी गैसेज के अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, यानी कि ये अल्प मात्रा में पाई जाती हैं और इनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक है। और यही एक इसका एग्जाम्पल। 40 देखिए, अब आप शानदार प्रश्न आपके लिए, फसलों पर विचार करना है आपको। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक होर्स अक्षांश कहलाता है सारे। इसके अलावा होर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है क्या नहीं है, बता दीजिए उत्तर क्या होगा। होर्स अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसमें देखो केवल और केवल पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोनों गोलार्धों के अंदर व्यापारिक और जो पछवा पवनें चलती है ना, उनके बीच में स्थित वायुमंडलीय उच्च दाब की जो उपोष्ण पेटी होती है, जो कि सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है ना, ये वास्तव में ही प्रशांत और जो सापेक्षित हल्की परिवर्तनशील शुष्क पवनें होती है, स्थायी पवनें होती हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन करती रहती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 41 देखिए, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है, बताइए। ये होता है वायुदाब पेटियों के द्वारा, पहला ऑप्शन। वैश्विक वायुदाब प्रक्रम वायुदाब पेटियों के द्वारा नियंत्रित होता है। वायुदाब पेटियों के निर्धारण का जो मुख्य आधार होता है ना, वो होता है तापमान, और पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातल, स्थल या जल मान करके ये पेटियां निश्चित की गई होती हैं। 42 देखो, कौन सा समूह गलत है, गलत समूह का चयन करना है, फटाफट से गलत समूह का चयन कर दीजिए। समझ में आ रहा है? डिग्गी विकल्स वन्यजीव अभयारण्य यूनाइटेड किंगडम,
यूके, कोआला वन्यजीव अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया, बून लोट्स हाथी अभयारण्य थाईलैंड, सेनवाइल्ड वन्यजीव अभयारण्य संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें गलत की चयन करने की बात कर रहा है। देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहीं पे याद कर लो। लेकिन सैंडवाइल्ड वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। एक लिम्पोपो राज्य है यहाँ पे, लिम्पोपो नदी भी तो है ना, मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो राज्य भी है एक। तो यहाँ पर एक ये जीव पुनर्वास केंद्र है, रिजर्व इसको आप बोल सकते हो। निम्न में से किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए। चीन का मैनचेस्टर, तो फ्रेंड्स चीन का मैनचेस्टर हम कहेंगे बीजिंग को। डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसमें, ठीक है ना भाई। बीजिंग ही तो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो इसी को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चीन का प्रमुख आर्थिक केंद्र आप इसको कह सकते हो। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है, बताइए। मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण उत्तर भाग, कैलिफोर्निया या न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि काफी विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है, इसका विस्तार भूमध्य सागर के जो पास वाले क्षेत्र है ना उनके अंदर फैला हुआ है, मतलब उत्तरी अफ्रीका, ट्यूनीशिया, अटलांटिक तट सीमा जो भूमध्य सागर के पास वाले क्षेत्र है वहाँ पर। और दक्षिण में हम देखें तो कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी भाग वाले जो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट है वो। आगे चलिए, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताओ। कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? खाद्य तेल, खंडसारी, पापड़ भुजिया और सीमेंट। कृषि आधारित उद्योग सीमेंट नहीं है ना, डी ऑप्शन। भाई राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो एक खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती जो पत्थर होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मूर्ति उद्योग है, ये सब के सब खनिज आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है। चलो 46 देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित इनमें से कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं, बताइए। किसी वर्ष में उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। चलिए 47 देखो, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को किस पत्र में प्रस्तुत किया था? भारत को इंग्लैंड का कर्ज, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन या अल हिलाल। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा आपका भारत को इंग्लैंड का कर्ज, नंबर 1 ऑप्शन। देखो भारत धन की निकासी की हम बात करें तो भारत का धन जिस प्रकार से ब्रिटेन की ओर जा रहा था ना, उसी को धन की निकासी के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करें 1868 की, तो यहाँ पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र, जिसके शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट इन इंडिया, उसको पढ़ते हुए पहली बार धन का जो सिद्धांत था ये दिया था। आप कहेंगे सर इस सिद्धांत में क्या कह दिया था इन्होंने? ऐसा इन्होंने ये कहा था कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर वही धन भारत को पुनः ऋण के रूप में दिया जाता है, और ये बात सही भी थी, ठीक है, जिसके लिए उसे और धन के लिए ब्याज और चुकाना पड़ता है। ये सब एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए बात करते हैं 48 में, बताओ कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, बताओ। नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं है, केंद्रीकरण नहीं है। देखो 1991 की हम बात करें तो 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के अनुसार हम बात करें तो स्वतंत्रता मिलने के समय से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें ये सबसे गंभीर संकट, आर्थिक संकट ही माना जाता है। पिछले 12 वर्षों के अंदर सरकार ने जो समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की नीति को अपनाया था ना, वो एक ढांचागत सुधार हुए थे, फिर कुछ नीतियां वगैरह बना करके इसमें थोड़ा सुधार किया गया था। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, बताइए।
ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा 164, नंबर 1 ऑप्शन, नवंबर 2022 तक। मैंने आपको सारा बता दिया है, नवंबर 2022 तक 164, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है 163वां कौन सा था। 163वां लाइबेरिया था। आपसे पूछ ले 164 नंबर का कौन सा था, अफगानिस्तान, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 से लेकर के 17 जून 2022 जेनेवा के अंदर संपन्न हुआ था। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलो, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं किसके ऊपर? गुड, तो फ्रेंड्स यहां पर आंसर होगा NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे के ऊपर, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NSSO बोल सकते हैं, तो इसमें क्या है ना, GRT 5 वर्ष में व्यय के आंकड़ों का उपयोग करके बेरोजगारी और निर्धन व्यक्तियों की गणना की जाती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मुद्रा के बारे में बता दो। मुद्रा है, मुद्रा जो होती है ना दोस्तों, सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल होती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। मुद्रा की एक विशेषता भी होती है जिसे हम तरलता कहते हैं। कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के यदि नगद रूप या मुद्रा में परिवर्तित की जा सके तो इसे हम पूर्ण तरल वस्तु कहेंगे। यानी कि मुद्रा तो नगद रूप में है, इसलिए हम इसे अधिक ज़्यादा तरल संपत्ति कह सकते हैं। 52 देखो, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा ना, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ेगी, कम होगी, कमजोर होगी या लघु होगा। छोटा रूप बड़ी होगी, ये पहला ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर, ठीक है। यस, रिजर्व बैंक के अधिनियम की एक धारा है 42(1), उसमें ये प्रावधान है। प्रश्न संख्या नंबर 53, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स उसका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। देखो, वैश्विक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का जो प्रारंभ है ना, वो बांग्लादेश से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? बताइए, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? दोस्तों ये सारे जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहीं से छपे हुए मिलेंगे। आप 11,111 जो क्वेश्चन है आपके वन लाइनर SST विषय के लिए, सारा कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर्ड है। आपका अर्थशास्त्र भी हो जाएगा उसमें, आपका सारा सब्जेक्ट जो भी टॉपिक है, इतिहास, कल्चर, हिस्ट्री, जो भी आपका ज्योग्राफी वगैरह है, पॉलिटी वगैरह, सारा आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको है ना ये मान एजुकेशन ऐप पे मिलेगी नाममात्र के शुल्क के अंदर, ठीक है। इतना सा तो आप बाहर जा कर के एक दिन 15-20 किलोमीटर बाइक चला के उड़ाते हो और आपसे ये नहीं लेकर के पड़ी जा रही है, मतलब क्या होगा आपका? 10 पतासी मत खाना पानी पूरी तुम, और क्या होगा? बस इतना ही हो सकता है। वो एक दिन बिना खाए रह जाना। ये लड़कियों के लिए थी और पेट्रोल वाला लड़कों के लिए था, बट वो ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण सारी चीज़ें डाली हुई हैं। मान एजुकेशन ऐप आप याद रखो, डाउनलोड नहीं कर रखा है तो कर लेना और वो ज़रूर बाई कर लेना। और कोर्स तो आपको नाममात्र के शुल्क में मिल ही रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि, नंबर 1 ऑप्शन। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है भाई, दूसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। यानी कि जनसंख्या वृद्धि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे मुख्य उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं अपन। राष्ट्रीय आय के बारे में बताइए। राष्ट्रीय आय है, सब लोग पहला ऑप्शन बताएंगे, है ना भाई। कुछ चेंज भी कर रहे हैं, जो पहला बता रहे थे वो अब नहीं भी बता रहे हैं लेकिन आंसर तो यही होगा भाई। देखो, जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ना, NNP,
इसका मूल्यांकन या फिर माप साधन लागत जो फैक्टर कॉस्ट होती है ना, उस पर किया जाता है ये, तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य का आकलित जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है NNP, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनको घटाया जाता है, लाइक कुल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, इस तरह से। ये आपको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। ये मान एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है, आप वो क्लास ले लेना, अर्थव्यवस्था वाली। व्यक्तिक आय किसके समतुल्य है बताओ? व्यक्तिक आय पारिवारिक क्षेत्र की आय सही है, वह निजी आय जिसमें से कंपनी क्षेत्र की बचत घटा देने के बाद कंपनी कर भी घटा दिया गया हो, या फिर प्रयोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हों, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होगा। मैं तो आपको इतना कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसता है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रश्न तो एटलीस्ट आप याद कर लेना कम से कम, है ना, क्योंकि आने तो यहीं से है प्रश्न। तो मानव विकास सूचकांक के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? बताइए। 57 में उत्तर क्या होगा भाई? क्षमता उपागम। यस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हाँ, आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, ये क्या है? ये मानव विकास के उपागम, मानव विकास की समस्या को देखने के कई सारे ढंग हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। 58 देखो, नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ हुआ, कब आरंभ हुई है? यस फ्रेंड्स, ये आरंभ हुई 1992 के अंदर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राइट। वितरण प्रणाली को ज़्यादा दक्ष और ज़्यादा लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया था। 1992 में देश के अंदर लगभग 1700 ब्लॉक के अंदर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आप RPDS के नाम से जान सकते हो, ये शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य जो था वो था दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभ पहुंचाना। 59 देखो, निम्न में से कौन सा RBI का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? यस, तो फ्रेंड्स इसमें उत्तर होगा खुला बाजार कार्यवाही, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जो भी व्यक्ति ये इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन करके आएगा ना एग्जाम में अच्छे, उसी का सिलेक्शन भी होना है, इसलिए मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल ही रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स वाले। भारत में पहला भारतीय विद्युत या अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ, बताइए कहाँ पे प्रारंभ हुआ ये? राइट, तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ हुआ आपका भोपाल के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर आएगा। तो ये 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपके पेपर के SST सब्जेक्ट के कंप्लीट। तो ये आपका पेपर था। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बता दो इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए। और एक लाइक का बटन आज के लिए तो प्लीज बनता है सब। एंड आप सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।